नमस्कार दोस्तों, 8 पीएम इंडिया के मंच पर आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। उम्मीदवारों की जोर आजमाइश के चलते हर क्षेत्र में नए समीकरण बनकर उभर रहे हैं। प्रदेश स्तर के मुद्दों के अलावा स्थानीय मुद्दे भी चुनाव प्रचार के दौरान खूब उठ रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों से लोग सवाल भी कर रहे हैं और क्षेत्र की समस्याएं हल नहीं किए जाने की शिकायत भी बेबाकी से की जा रही है। चुनाव प्रचार के इस दौर में आज हम बात करेंगे जींद जिले की 5 विधानसभा सीटों। जींद हरियाणा की राजनीति में हमेशा से सत्ता परिवर्तन अग्रणी रहा है। जींद के उभरते समीकरणों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र फोगाट, जो अभी अभी जींद जिले की चुनावी हवा का जायजा लेकर लौटे। इनकी हरियाणा की राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ है। वीरेंद्र जी, 8 पीएम इंडिया के मंच पर आपका स्वागत। धन्यवाद धनखड़ सबसे जी। पहले बात करेंगे जींद विधानसभा सीट की। जींद की जंग में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर निवर्तमान विधायक कृष्णलाल मिड्ढा को उतारा है। कांग्रेस ने यहां से पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता के पुत्र महावीर गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से आम आदमी के वजीर सिंह ढांडा के अलावा जेजेपी और इनेलो के उम्मीदवार भी हैं। वीरेंद्र, इस बार कांग्रेस भाजपा में सीधी टक्कर होगी या कोई अन्य उम्मीदवार मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकता है? देखिए धनखड़ जी, जैसा आपने कहा, जींद जिला जो है या जींद का जो क्षेत्र है वो आंदोलनों की धरती रहा है। और चौधरी देवीलाल ने जो न्याय युद्ध 1986 में एक शुरू किया और उसके बाद एक वो बम्पर मेजोरिटी के साथ 1987 में हरियाणा की सत्ता पे काबिज हुए और उसके बाद वो 89 में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, उसका जो आगाज या आधार है वो जींद से ही है। और वर्तमान में जो कांग्रेस की सबसे बड़े दावेदार या प्रबलतम दावेदार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्होंने भी एक जो है किसान यात्रा खंडेला या गुलकनी गांव से दिल्ली के लिए शुरू की थी। और इसके अलावा ये देखिए कि पिछली बार 10 सीटें जीतकर, विपक्ष के मैंडेट को बंटवाकर 10 सीटें जीतकर जननायक जनता पार्टी का जन्म भी 2018 में जींद में ही हुआ था। तो इन चीजों को देखते हुए और जिस तरह से पिछले 2 साल पहले दिल्ली के जो किसान आंदोलन हुए, तीनों बॉर्डर पर जो किसान बैठे थे, उसमें जींद के किसानों का काफी बड़ा योगदान रहा है। और किसानों की जो है और आंदोलनों की जन्मभूमि जो जींद है, उसमें यह बड़ा दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि अब की बार जो किसान जो है वो बहुत नाराज है केंद्रीय सरकार की, बीजेपी की जो केंद्र सरकार उसकी नीतियों से भी, और हरियाणा की जो 10 साल सरकार रही, 5 साल अकेले बीजेपी की और 4.5 साल जो है जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी के साथ उनकी सरकार रही है। और जींद क्षेत्र में क्योंकि चौधरी देवीलाल के परिवार का भी प्रभाव रहा है, तो इस बार जो है देवीलाल के जो परिवार के लोग वहां चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि 4.5 साल तक वो सत्ता के साथ रहे। अब वो किस मुंह से या किस आधार पे जो है जनता से वोट मांग पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रही बीजेपी की बात, इस पे चर्चा करेंगे, उचाना विधानसभा की बात करेंगे तब। अभी जींद लोग विधानसभा की बात की, जींद में क्या लग रहा है? देखिए जींद में सीधा सीधा चुनाव है। इसमें जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और वो जो महावीर गुप्ता जी, जो देखिए पूर्व मंत्री और कई बार एमएलए रहे, मांगेराम गुप्ता कद्दावर नेता रहे हैं, और उनके जो है पुत्र है वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उन पे भरोसा जताया है। और क्योंकि जींद रोहतक से बहुत नजदीक लगता हुआ इलाका है और किसानों के आंदोलन का भी प्रभाव है, और भारतीय जनता पार्टी इनकम्बेंसी का सामना भी यहाँ कर रही है। जो पूर्व विधायक हैं जींद के, जो निवर्तमान विधायक कृष्णलाल मिड्ढा, उनके ऊपर इस तरह की बहुत सारी, अब पीछे चुनाव में भी जो है इस तरह के आरोप लगे थे कि कुछ जो है धन बल का इस्तेमाल करने के आरोप उनके ऊपर जो लगाए गए, और इस तरह की चीजें वायरल हुई हैं। और दूसरा ये है कि जींद में वो ज्यादा कुछ ऐसा काम नहीं करा पाए। थोड़ी सी बारिश होने के बाद जींद में, शहर में खासकर जो पानी भरता है और जो कीचड़ और टूटी हुई सड़कें चारों तरफ, ये जो नजारा है जनता ने देखा है। तो अब जनता ने ये देखना है कि जब 4.5 साल और उससे पहले 5 साल, 10 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान ना तो ढंग से रोड बन पाए, ना ढंग से जो है पानी निकासी का प्रबंध हो पाया, और किसानों की मांग अलग से है, तो ये चीजें प्रभाव डालेंगी। और निश्चित रूप से यहाँ जो है
भारतीय जनता पार्टी को, जनता को जवाब देना मुश्किल होगा। और कांग्रेस इसको जो है किस तरह से आगे ले पाती है, तो बहुत टक्कर का मुकाबला है। और इसमें मुझे जो ऐसे दिखाई देता है वो ऐसा लगता है कि बीजेपी को अपना सत्तारूढ़ होने का खामियाजा जो है इन समस्याओं के बरअक्स भुगतना पड़ेगा। और बाकी जो उम्मीदवार हैं, हाँ जी सर, बाकी उम्मीदवारों का कोई सर इतना ज्यादा प्रभाव जो है इस तरह का कोई दिखाई नहीं देता कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला होके जो है कांग्रेस और बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या पैदा करने वाला कोई कैंडिडेट। मैं वही बात पूछने जा रहा था कि इनेलो का यहाँ काफी प्रभाव रहा है। इनेलो बिल्कुल के रहा। उम्मीदवार क्या है? देखिए, आपको ध्यान हो, जब उपचुनाव हुआ था 7 साल पहले, हाँ जी, और तब एक तरह से सभी दलों ने जो आश्वासन दिए थे, कांग्रेस की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, जेजेपी से जो है बिल्कुल दिग्विजय चौटाला थे, और बड़ा प्रेस्टिजियस चुनाव हुआ था, और कृष्णलाल मिड्ढा जो है वो बीजेपी की तरफ से थे। तो तब भी ये सवाल उठ रहे थे, और लगातार जैसे पेरिस बना दिया जाएगा, इस तरह के आश्वासन जो है वो बीजेपी की तरफ से भी दिए गए, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। उसके बाद लोगों ने विश्वास करके एक बार फिर कृष्णलाल मिड्ढा को 2019 के चुनाव में जिताया था, लेकिन लोग निराश हुए हैं। बीजेपी का साथ दे करके जींद शहर के लोग भी निराश हुए हैं, और वो आज काम की मांग कर रहे हैं, और इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का सीधा प्रभाव जींद शहर में भी दिखाई दे रहा है। अब बात बिल्कुल करते हैं प्रतिष्ठित सीट उच्चारणा की। 2 राजनीतिक परिवारों में चौधर की असली लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही है। यहाँ से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह को खड़ा किया है। वहीं चौधरी देवीलाल के पौत्र एवं पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जेजेपी आसपा के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने देवेंद्र अत्री को मैदान में उतार करके नॉन जाट का खेल खेलने की कोशिश की है। इस सीट पर निर्दलीय देवेंद्र घोगड़िया ने पार्टी उम्मीदवारों की नींद उड़ा रखी है। वीरेंद्र उच्चाना की जनता चौधरी की पगड़ी किसके सिर रखने वाली है इस बार? देखिए धनखड़ जी, जैसा विदित है कि 2019 का जो चुनाव हुआ था लोक विधानसभा का, वहां जो है जो डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला, जो जेजेपी के सबसे बड़े नेता के रूप में आज जो है दिखाई देते हैं, उन्होंने जो है देखिए पूर्व जो एमएलए और मंत्री रहे, 5 बार के एमएलए रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिनकी ये कर्म भूमि, जन्मभूमि या चुनाव क्षेत्र माना जाता है, वो 5 बार एमएलए रहे। एक बार उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी एमएलए रही। लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरह से दुष्यंत चौटाला का प्रादुर्भाव यहां से हुआ, उच्चारण में उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोटों से जो है बीरेंद्र सिंह की पत्नी सुश्री प्रेमलता को हराया, उस हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा जो है उनके लिए झटका भी था, जिस तरह से वो सीट हारे। और दुष्यंत का जो उभार वहां से शुरू होता है। लेकिन जिस तरह से 4.5 साल उन्होंने उस चुनाव में देखिए, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे। उन्होंने ये कहा था कि अब की बार भाजपा यमुना पार, तड़ी पार, बहुत तरह की चीजें, हाँ यमुना पार। तो उन्होंने क्या था कि सरकार जो थी मनोहर लाल खट्टर साहब, उनके खिलाफ वोट मांगा, और लोगों ने भरपूर उनका साथ दिया। पूरे हरियाणा में 10 एमएलए और कम से कम 10-15 सीटों पर दूसरे नंबर पे रहे, और इस तरह की चीजें उन्होंने सारा समीकरण जो है वो बिगाड़ दिया, जिसका फायदा अल्टीमेटली या तो बीजेपी को हुआ, और 10 सीट जेजेपी लेके वो उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो भी एक इतिहास की बातें हैं कि उनके पार्टी के खुद विधायकों ने उन पे जो है अकेला सब कुछ जो है बहुत बड़े अच्छे मंत्रालय लेने के आरोप लगाए। और जिस तरह से वो सरकार से अलग हुए और किसान आंदोलन में जिस तरह उसके उनके पिताजी अजय सिंह चौटाला के बयान रहे, किसान आंदोलन को देखो उन्होंने बीमारी बता दिया था। तो और किसानों की भूमि है, ये किसान बाहुल्य इलाके हैं ये सारे। तो यहाँ जो है अब वो किस तरह से जाके फेस करेंगे जो है, ये बहुत मुश्किल चुनाव। अब ब्रजेंद्र भी क्योंकि पहले बीजेपी से एमपी थे हिसार से, अब वो यहाँ दोबारा आए हैं, तो उनका सारा जो जीत और हार का दारोमदार है वो उनके पिताजी चौधरी बीरेंद्र सिंह पे टिका हुआ है। और चौधरी बीरेंद्र सिंह की लिए भी एक ये चुनौती है, एक उनके लिए कसौटी का समय है कि किस तरह से वो अपने बेटे को जिता के कांग्रेस में अपनी वही पुरानी पोजीशन वो हासिल कर पाने में कामयाब होंगे ना या नहीं। और वीरेंद्र घोगड़िया का आपने जिक्र किया, ये भी कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, और इनको पार्टी ने जो है पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते, क्योंकि इन्हें निर्दलीय जो है पर्चा भरा,
तो अब ये काफी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि इनको बार का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन प्रभाव जो है वो कितना कर पाएंगे, वो एक चुनौती तो रहेगी कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह के सामने कि उनको किस तरह से डील करते हैं। और एक और जो फैक्टर आप बता रहे थे कि भाई बीजेपी ने यहाँ एक बड़ा जो है कास्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए एक बड़ा खेला किया है, जैसे जिसके लिए वो जानी जाती है कि देश में चुनाव हो तो सांप्रदायिक जो है बंटवारा पैदा करो, और हरियाणा में है तो आप जो वो एक विशेष जाति को लेके जाट वर्सेस नॉन जाट के जिस तरह की चीजें चलती रहती हैं, जातिगत जो है विभाजन करके यानी कि फूट डाल के, तो वहां जो है 4-5 उम्मीदवार क्योंकि जो है वो जाट जातियों से लड़ रहे हैं, और ये देवेंद्र अत्ती भारतीय जनता पार्टी ने जो एक ब्राह्मण उम्मीदवार वहां दे के कुछ साधने की कोशिश की है कि इनका आपस में कुछ वोट कट जाए, कुछ किसानों का आपस में वोट कट जाए। इसके अलावा जो वैश्य वर्ग है, महाजन वर्ग है, या जो कुछ शहरी या कस्बाई वोटर है वो बीजेपी के साथ, और जो कुछ जो है बीजेपी के कमल के नाम पे या इस तरह से वोट मिल जाए। तो ये जो है एक बड़ा दिलचस्प चुनाव रहेगा। इसमें देखो 2 साख तो बहुत बड़ी बड़ी दाव पे लगी हुई है। दुष्यंत चौटाला का कैरियर दाव पे लगा हुआ है, क्या वो उसको रिपीट कर पाते हैं? और उधर से चौधरी बीरेंद्र सिंह की विरासत जो है वो भी दाव पे लगी हुई है, क्या वो अपने बेटे को जो है विधानसभा में भेज के जो अच्छी शुरुआत करके कांग्रेस में वही पोजीशन पा सकते हैं? और तीसरा जो है ये वीरेंद्र घोगड़िया जो उम्मीदवार है, ये खड़े होके किस तरह से चुनौती पेश कर रहे हैं, ये वाकई बड़ा हॉट सीट और बड़ा फंसा हुआ इस तरह का चुनाव है। इसमें परिणाम जो है वो देखते हैं किस तरह का रहता है 8 अक्टूबर को। वीरेंद्र जी, बात ये है कि एक बड़ा मतलब अजीब सा मुझे लगता है कि उचाना के किसानों के लिए जो है एक अजीब सी सिचुएशन यहाँ पैदा हो गई है, राजनीतिक संकट पैदा हो गया है कि आप देखेंगे कि ब्रजेंद्र सिंह जब किसान आंदोलन हुआ तो बीजेपी के सांसद थे हिसार से। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे हरियाणा सरकार में, जब किसानों पर गोलियां बरसाई जा रही थी, लाठियां बरसाई जा रही थी, किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा था, और बीजेपी के उम्मीदवार तो है ही है, बिल्कुल वो बीजेपी के हैं। तो यहाँ अच्छा सही मायने में देखें तो ये ठीक है कि वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस एक बार जो है किसानों के आंदोलन का समर्थन करने की बात भी कही थी, और वो गए भी थी आंदोलन स्थल पर, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह ने कुछ नहीं किया था क्योंकि वो बीजेपी के सांसद थे, वो बोल रहे थे। अब किसान किस तरह से ये फैसला लेंगे कि कौन उनका दुश्मन है, कौन उनका जो है समर्थक है, ये बड़ी दुविधा मुझे लगती है वहां के लोगों के बीच, खास तौर पर किसान वर्ग के बीच होगी कि भाई ना तो ब्रजेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन के किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में कुछ बोला, और ये तो लाठीचार्ज करवाने वालों के सरकार में ही शामिल थे, जो लाठियां बरसी, जो गोलियां बरसी, जो किसानों पर ज्यादतियां हुई, वो दुष्यंत चौटाला तो शामिल ही थे। और बीजेपी का उम्मीदवार तो है जो किसानों ने जिस बीजेपी की सरकार ने, जिस मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किसानों के साथ जुल्म और ज्यादती की, अब ऐसी सिचुएशन में वहां के किसान क्या महसूस कर रहे हैं, वो किसको वोट दे करके अपने आप को ये महसूस करे कि ये किसानों का ही देश है। देखिए बढ़िया जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में कामयाब हो जाए। देखिए ऐसा है धनखड़ साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से जेजेपी और बीजेपी की 9.5 साल का जो साथ रहा, उसी दौरान जो है दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसानों का आंदोलन चला, उस तरह से जिस तरह से चुप्पी खींची, और जिस तरह दुष्यंत चौटाला तो सरकार में शामिल थे, और कैथल में, करनाल में, कई जगह जब आंदोलन एमएसपी के लिए हुए या एमएसपी की मीटिंग्स के लिए हुए तो किसानों के सर फोड़े गए, लाठियां चलाई गई उन पे जो है। और फिर शंभू बोर्ड से जब अम्बाला से किसान जहां घुसने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली जाने के लिए, वो मंजर भी लोगों को याद है, किस तरह बोल्डर्स लगाए गए, किस तरह कीले गाड़ी गई। ये तो अब किसानों को देखना पड़ेगा। हाँ, इसमें देखिए मैं थोड़ा सा ये मानता हूं कि वहां बीजेपी और जसपा का तो विरोध होगा, किसान तो स्वाभाविक रूप से उनका विरोध करेगा, क्योंकि जसपा तो शामिल रही है सरकार में, और उनके लिए अब स्थिति बहुत खराब है कि वो कहीं से जीत कर पाने की स्थिति में है या नहीं है। सबसे बड़ी दावेदारी उनकी यही है उचाना में, तो दुष्यंत के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। वो किस तरह लोगों को मना पाएंगे जब उनके पिताजी किसान आंदोलन को बीमारी बताते हैं और 9.5 साल सरकार में रहते हैं और
चूं तक नहीं करते हैं तो ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। दूसरा, बीजेपी को भी ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसका फायदा स्वाभाविक रूप से, क्योंकि एक जो माहौल है, एक सेंटीमेंट है, वो एंटी बीजेपी है और बिल्कुल उसका फायदा जो है कांग्रेस को होने की संभावना दिखती है। लेकिन कांग्रेस के सामने फिर वही चुनौती है वीरेंद्र सिंह के पुत्र के सामने कि भी क्या वो किसानों को कन्विंस कर पाएंगे कि जी उचाना के लिए जो है वो किसानों के लिए, उचाना के लिए वो कुछ कर पाएंगे, और क्या वो इस विश्वास को दिलाने में कामयाब रहेंगे कि हम आपको जो है सही रिप्रेजेंटेशन देके उचाना के लिए काम करेंगे। तो मौका तो है ये, और वीरेंद्र घोगड़िया का जो प्रचार है उसकी काट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि नेचुरल है कि वो भी किसानों के बीच में वोट मांग रहे हैं। तो ये दुविधा जो हमारे मन में है, स्वाभाविक रूप से ये वोटर के मन में भी है, लेकिन इसका अल्टीमेटली एक सेंटीमेंट आखिरी दिनों 2-4-5 दिन के बाद जब चुनाव प्रचार खत्म होने पे आएगा, अक्टूबर में हम प्रवेश करेंगे, उस समय क्या एक माहौल बनता है, उससे बड़ा जो है पता चलेगा कि भाई हरियाणा में सरकार किसकी आने वाली है। ये फैक्टर भी फ्लोटिंग वोट को या दुविधा को दूर करने में कामयाब होगा कि भाई हम सरकार के साथ क्यों ना जाएं। जी वीरेंद्र जी, जुलाना सीट जो है प्रदेश की सबसे हार्ड सीट मानी जाती है। यहाँ से कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान गीता फोगाट और आम आदमी पार्टी ने WWE की रेसलर कविता दलाल को मैदान में उतारा है। बीजेपी से कैप्टन योगेश बैरागी, इनेलो बसपा से डॉक्टर सुरेंद्र लाठर और जेजेपी से अमरजीत ढांडा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है विनेश फोगाट राजनीति के अखाड़े में भी अपने प्रतिद्वंदियों को पटकनी दे पाएगी? देखिए सर, इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो है सबसे ज्यादा चर्चित सीट विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने के कारण जुलाना है, क्योंकि विनेश फोगाट अपने आप में एक इतना चर्चित चेहरा है। वो 2022 का जो महिला पहलवानों के उत्पीड़न और यौन शोषण के खिलाफ जो आंदोलन दिल्ली में चला, जंतर मंतर पर चला, और जिस तरह से उन्होंने तत्कालीन जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप लगाए और उनके खिलाफ प्रदर्शन किए, और उसमें दुर्भाग्य ये था कि उन खिलाड़ियों के साथ, जिन खिलाड़ियों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो है उनको उनसे साथ फोटो खिंचवाते हैं और उनके साथ जो है साथ होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया, उनकी बात बिल्कुल सुनी नहीं गई। उन्होंने, पहलवानों ने कहा भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इवन दिल्ली पुलिस जो है, वहां दिल्ली पुलिस जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिल्कुल जो रिपोर्ट करती है, लेकिन बिल्कुल एफआईआर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के दखल पर जाकर ब्रजभूषण के खिलाफ जो है जो एफआईआर दाखिल हुई, और उनमें उनको सांसद होने का और एक अपने इलाके के कद्दावर नेता होने का फायदा ये मिला कि पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बावजूद जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। यह एक अपने आप में बड़ा कानून का मजाक जो उस समय लोगों ने देखा, और किस तरह से फिर उनको जंतर मंतर पर सर्दियों में जो है महिला पहलवानों को, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और इनके साथ जितने पहलवान थे उनको किस तरह से वहां जबरदस्ती उठाया गया, और फिर किस तरह से उन्होंने वेट कैटेगरी बदल के ओलंपिक में जो है अपनी लड़ाई जारी रखी। कई बार तो ये भी चीजें थी कि वो शायद पता नहीं ओलंपिक तक पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी, लेकिन फाइनल में पहुंच के उन्होंने साबित किया कि वो एक अच्छी पहलवान है। और जिस तरह से फाइनल में पहुंची और वो जिस तरह से चीजें हुई, वो भी स्वाभाविक रूप से वो सिंपैथी जो है या उनके साहस की वजह से जो समर्थन है वो विनेश फोगाट के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट आए कैप्टन योगेश बैरागी, ये तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए तो सिर्फ बीजेपी का वोट। खेला है ना पूरे जींद को जाटलैंड बोलते हैं। उस जींद में बीजेपी ने किसी भी जाट, किसी को भी किसी जाट उम्मीदवार को बिल्कुल, देखो 5 सीटों, एक भी सीट, एक भी कैंडिडेट को उम्मीदवार नहीं बनाया, वर्सेस आदर्श बनाने की कोशिश की है, और ये कोशिश शायद फेल होती दिख रही है, क्योंकि ये कोशिश वो लोकसभा चुनाव में भी कर चुके हैं और वो बुरी तरह से विफल रही थी। और अब भी लगता है कि कैप्टन योगेश बैरागी हो सकता है मुकाबले को जो है त्रिकोणीय बनाए, लेकिन वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। लेकिन इनेलो बसपा से, इनेलो का प्रभाव क्षेत्र रहा है ये, इनेलो का प्रभाव वाला इलाका रहा है जुलाना, तो यहाँ इनेलो बसपा से डॉक्टर सुरेंद्र लाठर भी चुनाव मैदान में है, और लगता है कि वो अपने सामाजिक कार्यों के बलबूते पर यहाँ जो है काफी एक स्पेस लोगों के बीच बना चुके हैं, एक स्थान बना चुके हैं।
तो ऐसा लग रहा है कि कहीं वो बीजेपी का बेशक अदर वोट लेकर के चुनाव मैदान में हो, तो विनेश फोगाट और सुरेंद्र लाठर और कैप्टन बैरागी के बीच त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं सर, इसमें एक और बात है। देखिए, सुरेंद्र लाठर जी जो है वो एक IRS या एक बड़े अधिकारी रहे हैं। उनका इस्तीफा दिला के सुनने में ये आया कि पूर्व हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इनको जो है कुछ आश्वासन दिया था कि आप टिकट जो नौकरी छोड़ के हमारी पार्टी ज्वाइन करें। तो ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट के इच्छुक थे। लेकिन यहाँ भी जो है वो मनोहर लाल खट्टर के बोए हुए बीज है। बिल्कुल, तो वो जो है नौकरी छोड़ के आए और वो बिल्कुल आश्वस्त थे कि भाई मुझको जो है मुख्यमंत्री साहब का कद्दावर नेता का आशीर्वाद है तो मुझे टिकट मिलेगा। लेकिन क्योंकि वो जो आपने बताया कि पूरे जींद क्षेत्र में जाट वर्सेस नॉन जाट करने की ही रणनीति, कूटनीति या नीति के तहत इस तरह की चीजें की गई कि वहां भी जो है उनको टिकट ना दे के उन्होंने जो है योगेश बैरागी, जो मेरे ख्याल से ओबीसी समाज से आते, उनको टिकट दिया है कि भाई जो है यहाँ भी। बाकी देखिए, जेजेपी के तो विधायक हैं ही अमरजीत ढांडा वहां, और फिर विनेश फोगाट हो गई, और फिर जो है सुरेंद्र लाठर जी हो गए। इस तो साथ में जो है एक ओबीसी समाज का व्यक्ति जो है चुनाव लड़ रहा है। तो इसमें यहाँ भी ये सोच रहे थे कि भाई इनका वोट किसानों का और जो जाट कम्बिनेशन, इनमें आपस में वोट बटेगा तो शायद हम बीच से कहीं पार निकल जाएंगे। लेकिन विनेश फोगाट अपने आप में एक इतनी बड़ी किंवदंती और एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं कि अब चुनाव जो है एक तरफा उनके लिए जो है, कांग्रेस के लिए भी उनके लिए भी जो है इस तरह का चुनाव अपने आप इस तरह से बड़े लेवल पे उठ गया है कि और प्रचार जो इनका विनेश फोगाट का तो प्रचार जो है वो जनता ने ही कर दिया है, वहां के लोगों ने ही कर दिया है। बाकी लोगों को अब देखिए, अमरजीत ढांडा जो जेजेपी के विधायक है वहां से, उनका कहीं नाम ही नहीं है। वो तीसरे चौथे नंबर पे कहीं उनका जो जिक्र भी नहीं होता है। भाई पूर्व विधायक है, उसके बावजूद आप देखिए। और लाठर साहब, सुरेंद्र लाठर साहब के साथ जो बनी है वो तो ये है कि वो बीजेपी के टिकट चाहते थे, अब मन महसूस के नौकरी छोड़ चुके थे, इलेक्शन लड़ना था, तो स्वाभाविक रूप से वो जो है इनेलो और बसपा ने उनको समर्थन दिया। लेकिन वहां एक और देखिए, इनेलो के जो बड़े नेता है भय सिंह चौटाला, वो वहां जो है जुलाना में विनेश फोगाट के ऊपर एक टिप्पणी करते हैं, उससे भी जो है एक मैसेज बहुत खराब गया। उन्होंने गोत्र को लेके उनकी टिप्पणी करी कि भाई वो ये गोत्र लगाते हैं, वो गोत्र लगाते हैं। तो ये देखिए, लोगों ने ये सवाल किया उनसे फिर, और मीडिया में बहुत सारी चीजें हुई हैं कि भाई आप तो अपने नाम के सामने अपने गांव का नाम लगाते हो चौटाला, आप अपना गोत्र क्यों नहीं लगाते? तो वो नैरेटिव वहां काउंटर हुआ। और किसी महिला ने अपना नाम कमाया है फील्ड में। बिल्कुल विनेश फोगाट ने पहलवानी के फील्ड में अपना नाम कमाया है। वो फोगाट की जगह अगर फोगाट ही लगाए रखना चाहती है शादी के बाद, तो दिक्कत क्या है इसमें? अभय चौटाला को क्यों दिक्कत हो रही है? अभय चौटाला जो है वो त्याग क्यों नहीं लगा देता? क्यों चौटाला लगाता है? क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला के नाम का फायदा लेना चाहते हो, चौटाला गांव के नाम का फायदा लेना चाहते हो, नहीं तो वो सियाग लगाते। देवीलाल जी ने कभी सियाग नहीं लगाया, देवीलाल जी ने चौटाला भी नहीं लगाया। तो ओम प्रकाश चौटाला ने चौटाला इसलिए लगाया था कि दो ओम प्रकाश उस वक्त लोकदल में होते थे। एक ओम प्रकाश बेरी से होते थे, जो ओम प्रकाश बेरी लगाया, जितेंद्र ने कहा दोनों तुम अपनी अलग अलग पहचान रखो, तो दोनों को अलग अलग पहचान देने के लिए चौटाला लगा। अब क्यों अभय चौटाला जो है वो, या पूरा चौटाला फैमिली जो है वो चौटाला लगा रही है? अब तो रणजीत सिंह भी चौटाला लगाने लग गए। बिल्कुल। वो कभी नहीं लगाते थे, वो भी नहीं लगाते। मुझे अच्छी तरह से याद है जब दोनों भाइयों में जंग हुई थी वर्चस्व की, ओम प्रकाश रणजीत सिंह लिखते थे वो, देवीलाल के मुख्यमंत्री रहते हुए, और जंग हुई थी उस वक्त रणजीत सिंह ही थे, चौटाला नहीं थे। तो अब वो भी चौटाला लगाने लग गए, कहने लग गए, अपने आप को चौटाला बताने लग गए हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो जिस नाम का जो प्रसिद्धि है, उस नाम को भुनाने की कोशिश जो है वो राजनीतिक करते हैं हमेशा। तो विनेश फोगाट अगर अपने फोगाट नाम की प्रसिद्धि को भुनाना चाहती है चुनाव में, तो क्या दिक्कत है? नहीं सर, इसमें देखिए, आप बिल्कुल सही कहा आपने। जब वो अपने गांव का नाम लगाते हैं, अपना गोत्र नहीं लगाते हैं, तो इनको ये बयान देके तो उन्होंने अपने लिए वहां समस्या ही पैदा कर ली है। क्योंकि महिलाओं का, पहलवानों का, किसानों का बहुत बड़ा क्षेत्र है जुलाना, वहां बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो इस बात को ये इस तरह से लोगों ने लिया है, जनता ने वहां, कि भाई ये इस तरह का बयान इनको नहीं देना चाहिए। ये यहाँ की बहू है और फोगाट परिवार वहां बलाली की बेटी है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता? आप ये देखिए,
गीता फोगाट और बबीता फोगाट जो जब दादरी से चुनाव लड़ी, बबीता फोगाट और गीता फोगाट भी आज जो अपने नाम के सामने जो गीता फोगाट लगाती हैं, वो दोनों भी शादीशुदा है। उन्होंने अपने पतियों के गोत्र नहीं इस्तेमाल किए, तो वहां कोई समस्या नहीं होती कि बबीता फोगाट जो है वो बीजेपी की कैंडिडेट बने, वहां कोई उनको जो है कुछ नहीं कहता है। लेकिन विनेश फोगाट ने जो नाम कमाया है बलाली परिवार, फोगाट परिवार की बेटी होने के नाते, तो वो उनके साथ रहेगा। ये तो इसका बल्कि उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ये पुरुषवादी और नारी विरोधी सोच का परिणाम है। हाँ, ये बिल्कुल उनके खिलाफ जाएगी बात, इनेलो और जो है सुरेंद्र लाठर के खिलाफ नारी विरोधी मानसिकता के रूप में इसको प्रचारित किया गया। लोगों ने इसका काफी कड़ा संज्ञान भी लिया है, वो इलेक्शन में दिखाई भी देगा। जी वीरेंद्र जी, नरवाना सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है और कांग्रेस ने यहाँ से सतबीर डूबलान और बीजेपी ने कृष्ण कुमार बेदी को टिकट दिया है। कृष्ण कुमार बेदी को अन्यत्र शिफ्ट किया गया था, यहाँ से इस बार टिकट दिया है। जबकि आम आदमी पार्टी ने अनिल रंगा, जेजेपी बसपा ने संतोष धनोदा, इनेलो बसपा ने विद्या रानी को चुनाव मैदान में उतारा है। पिछली बार यहाँ से जेजेपी ने जीत हासिल की। वीरेंद्र जी, क्या इस बार जेजेपी सीट बचा पाएगी? देखिए सर, जो मीम्स चल रहे हैं, जो लोग जो चुटकियां ले रहे हैं, उसके हिसाब से तो बीजेपी कहीं सीट बचाना तो बहुत दूर, कहीं अपनी जमानत बचा ले जितनी सीटों पे इस तरह के जो है लाले पड़े हुए हैं, इस तरह के लोगों में वहां व्याप्त है बातें, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। और देखिए वहां एक और बात है कि जिस सतबीर दुबलैन को जो टिकट दी है, वो वहां के जो है उस इलाके के नेता कृष्ण कुमार बेदी, जो 2019 में जो है चुनाव हारे थे शाहबाद से कम 33-34 हजार वोटों से चुनाव हार के आए हैं वहां, और अपना इलाका बदल के वो यहाँ आ गए हैं। अब कहाँ कुरुक्षेत्र में जो है शाहबाद मारकंडा और कहाँ जो है ये जींद क्षेत्र का नरवाना, तो उनके लिए एक भारी होने का ठप्पा तो आते ही लग गया उनपे। तो ये किस तरह से, और पिछली बार वो बहुत तो वो यहीं के बताते हैं, अपने आप को यहीं का बताते हैं, नरवाना का ही ओरिजिनली बताते हैं कि नरवाना में उनका गांव है। अब सर यूं तो आप और मैं भी कह सकते हैं लोग, शाहबाद रहा है, अंबाला रहा है, तो बिल्कुल तो अलग बात है। तो देखिए सर, हम अपना अपना पिछोकड़ा देखेंगे तो पूरी दुनिया में तो ये कहा जाता है कि मनुष्य जो है इस रूप में आया है, आदि मानव जो है जब वो खड़ा होकर चलना सीखा वो तो अफ्रीका से आया है। तो हम सारे अपने आप को ये कि हम तो कीनिया, तंजानिया और अफ्रीका के हैं। वो बात राजनीति में बड़ा मुश्किल है। अब कौन कहां से आया ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका चुनाव क्षेत्र वो रहा, वहां से वो जीते और फिर वो मंत्री बने, तो उस क्षेत्र में उनकी कर्म भूमि। अब वापस वो आए हैं ये बताने के लिए भाई मैं तो यहीं से पैदा हुआ था। अब लोग कहेंगे भाई कल को आप फिर शाहबाद चले गए तो ये उनके एक सामने समस्या रहेगी, ये है। और जो रामनिवास से पीछे जो जेजेपी की सीट थी, अब वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे, तो अब जेजेपी के कैंडिडेट मेरे ख्याल से वहां शायद क्या नाम है उनका, संतोष धनोदा नहीं पाएंगे। देखिए नरवाना में एक और बात है, और इनेलो की जो है विद्या रानी है, ये सर चुनाव लड़ा। हाँ, ये दोनों पिछले विधानसभा 2019 में संतोष कुमारी तो बीजेपी के चुनाव पर टिकट लड़ी थी। अब वो जो है यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, और विद्या रानी कांग्रेस से लड़ी थी जो तीसरे नंबर पे रही थी। तो ये भी बड़ा एक रोचक मुकाबला हो जाएगा। जी, तो क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला रहेगा, या इनेलो बसपा या जेजेपी बसपा भी कुछ करेगी इस इलाके? देखिए सर, ऐसा है कि जो माहौल है और जो नरवाना की स्थिति है उसको देखते हुए मेन मुख्य दल जो है हरियाणा में जो सत्तारूढ़ दल था भारतीय जनता पार्टी, उसके विधायक से सवाल पूछे जाएंगे या उनके कैंडिडेट से अब सवाल पूछे जाएंगे। ये तो यहाँ के विधायक भी नहीं रहे हैं, कृष्ण कुमार बेदी, ये तो 2019 में हार गए थे मंत्री होते हुए भी, तो अब हार के यहाँ इनसे सवाल पूछेंगे लोग। और रही जजपा की बात, उनकी तो स्थिति बहुत खराब, उन्होंने तो अपने सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिया, रामनिवास जी को, शायद वो जजपा के जो कैंडिडेट ही नहीं है। पिछली बार वो जबकि यहाँ से जीते थे, तो वो तो किस मुंह से यहाँ के आके वोट मांगेंगे। तो यहाँ मुकाबला जो है वो कांग्रेस वर्सेस जो है बीजेपी होने वाला है। अब बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को या भारी होने का ठप्पा जो बेदी साहब पे है, वो कैसे इसको जो है टैकल कर पाएंगे, कैसे लोगों को ये विश्वास दिला पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती और संकट रहेगा उनके सामने।
वीरेंद्र जी, शहीदों विधानसभा सीट से बीजेपी ने नारनौंद से जेजेपी के निवर्तमान विधायक राजकुमार गौतम और कांग्रेस ने सुभाष गांगुली और जेजेपी ने असपा सुशील बैरागी, इनेलो बसपा ने पिंकी और आप ने निशा देशवाल को उम्मीदवार बनाया। पूर्व विधायक जसवीर देशवाल भी जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार पर भारी होने का ठप्पा लगा है। क्षेत्र की बिल्कुल। जनता ने कभी भी बाहरी उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया है। क्या दादा गौतम का वोटरों को कसम और श्राप देने का नौटंकी चलेगी? सर देखिए, उनकी जो ये इस तरह की बयानबाजियां नोटंकियां तो 2005 से चल रही है, उनको तो 20 साल हो गए। 2005 में जब नारनौंद में वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने लोगों के घर घर जाके ये वोट मांगी थी। ये बात बड़ी जो है ओपन है, सब लोग जानते हैं कि भाई या तो मुझे वोट दे आना या लकड़ी दे आना। और हरियाणा में जैसे हम आप लोग सब लोग हमारी कल्चर से वाकिफ हैं, ये चीजें जानते हैं, लकड़ी दे आना कि भाई मेरा ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद तो शायद मैं चुनाव ना लड़ूं, तो जो है लकड़ी दे आना। लेकिन लोगों ने उन पर विश्वास किया और जो है वो सीनियर आदमी थे, वरिष्ठ नेता थे, तो उनको अल्टीमेटली चुनाव जिता दिया। लेकिन कमाल ये देखिए कि 2005 में जो आदमी आखिरी चुनाव लड़ने के लिए या आखिरी जो है अपना सफर तय करने के लिए आया था, वो आदमी अब 20 साल के बाद 2024 में आके नारनौंद छोड़ के सफीदों में लोगों से वोट मांग रहा है। और इस तरह का देखिए अहंकार, देखिए उनका जो एक श्रेष्ठता का जो अहंकार दिमाग में भरा हुआ है कि भाई जो मुझे वोट देगा ना उसके तो फल लगेंगे, जो नहीं देगा ना उनका बीज नष्ट हो जाएगा। आप ये देखिए, ये शराब वाली भाषाएं आज के वैज्ञानिक युग में इनको कौन पसंद करेगा? कौन आदमी, अब कोई आदमी इस चीज को स्वीकार करेगा? उल्टा उनके लिए बयान बहुत भारी पड़ने वाला है। एक तो आप नारनौंद से आके सफीदों में चुनाव लड़ रहे हैं और जो उनको वोट ना दे उन लोगों को इस तरह का शराब और इस तरह की बुरी बातें कहेंगे तो कौन स्वीकार करेगा? ये बड़ा मुश्किल होने वाला है उनके लिए, क्योंकि वो पीछे भी जो है जब जजपा में शामिल रहे वो और एमएलए बने, तब भी वो लोगों को यूं बहकाते रहे, भाई ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, ये डिप्टी सीएम जो है ये अकेले है जिम क्या खोपर, इस तरह की जैसे वो बातें उन्होंने कही थी, एकला है जिम क्या खोपर। भाई आप उस समय इस्तीफा दे के आप क्यों नहीं आए? दोबारा उपचुनाव क्यों नहीं करवाया आपने? जब तो आप सरकार में शामिल रहे और थोड़ा बहुत बोलते रहे और अपनी पार्टी का जो नेता का विरोध भी करते रहे, लेकिन धरातल पे कुछ ऐसा नहीं किया। अब वहां से टिकट कट गई तो मतलब जो हालात खराब थे तो यहाँ आ गए सफीदों में। अब सफीदों का आदमी जो है, देखिए यहाँ जो है सफीदों का एक ऐसा इलाका है यहाँ जट सिखों का भी काफी प्रभाव है, खेती किसानी भी यहाँ काफी होती है, नहरें बहुत है यहाँ और धान की खेती वगैरह, और बहुत पुराना जो है इस तरह का ये क्षेत्र रहा है, तो यहाँ वो प्रभाव भी है। और इस वजह से जो है किसान आंदोलन का भी असर यहाँ बिल्कुल दिखाई देगा सफीदों के क्षेत्र में। और क्योंकि सिख जो है कम्युनिटी वो लीड कर रही थी इस आंदोलन को, और पंजाब से जैसे निर्दलीय वो उम्मीदवार जीतते रहे हैं अक्सर। हाँ निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ से जीतते रहे हाँ हैं। निर्दलीय भी जीतते रहे हैं, वो भी चीज रही है। और एक और है, बीजेपी के सामने एक और संकट है यहाँ। बीजेपी ने टिकट तो दे दी, लेकिन जो बच्चा नाम आ रही है, पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो भी तो है ताल ठोक रहे हैं मैदान में। वो बीजेपी के वोट बैंक में वो भी सेंध लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ बीजेपी को वो भी सामना कर, एक तो बाहरी व्यक्ति, तो जो आदमी बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं 20 साल से, जो राजनीति इसी नाम पे कि मुझे आखिरी चुनाव है वोट दे दो वोट हाँ, दे दो, रिकॉर्ड रहा है टफाजियों यहाँ से। का कि यहाँ के लोगों ने बाहरी उम्मीदवार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, सर कभी कोई भी स्वीकार विधानसभा नहीं है जो स्वीकार नहीं करती है, लहर में कोई जीत जाए तो अलग बात होती है, कोई बड़ा कद्दावर नेता हो वो जीत जाते हैं, लेकिन इस तरह जी। का नहीं है ना। तो ये चीजें भी हैं कि इनको बाहरी का ठप्पा झेलना पड़ेगा। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है जैसे बच्चन राम आर्य हैं, अब ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनको जो है वोट बैंक में सेंध तो लगाएंगे ना। तो यहाँ भी बड़ा जो है आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, भले ही वो कास्ट कम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ किसी भी ऐसे जाट कम्युनिटी के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया और ओबीसी या अदर देन जाट कैंडिडेट्स पे ये दाव खेला है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ भी जो है उनको आसानी नहीं रहेगी बिल्कुल सफेदों में भी। जी, वीरेंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से जींद जिले की विधानसभा सीटों पर चुनावी जंग में रचे जा रहे चक्रव्यूह की जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सही मायने में देखा जाए तो उचाना में चौधर की जंग बड़ी रोचक हो गई।
त्रिकोणीय संघर्ष में कौन किसे पटकनी देगा कहना मुश्किल है। वहीं जुलाना के सियासी अखाड़े में कांग्रेस की विनेश फोगाट अब तक सब पर भारी पड़ती दिख रही है। तबीदों में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका अहम होगी। नरवाड़ा में कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर दिख रही है। जींद में कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी के कृष्णलाल मीठा एंटी इनकम्बेंसी के चलते कमजोर पड़ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे किसी अन्य जिले की विधानसभा सीटों का आकलन लेकर। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।